नमस्कार, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले एक अपील आपसे है कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है। इसे आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब शुरू करते हैं बुलेटिन। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे पर आपत्ति दर्ज कराई है। बांग्लादेश दौरे के दौरान मोदी के मातुआ समुदाय के मंदिर में जाने और इस समुदाय के लोगों को संबोधित करने को ममता ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया है। ममता ने कहा है कि टीएमसी चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेगी। ममता ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान एक बांग्लादेशी एक्टर के टीएमसी की रैली में शामिल होने पर बीजेपी ने बांग्लादेश सरकार से कहकर उसका वीज़ा कैंसिल करवा दिया था। ममता ने कहा कि जब यहाँ चुनाव हो रहे हैं तो आपको एक वर्ग के वोट चाहिए और आप वहाँ पहुँच गए। ममता ने कहा कि आपका वीज़ा क्यों नहीं कैंसिल होना चाहिए। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को ओराकांदी स्थित मातुआ समुदाय के मंदिर में पहुंचे और उन्होंने मातुआ समुदाय के लोगों को संबोधित भी किया। पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण के लिए मतदान जारी है और बड़ी संख्या में लोग घरों से निकले हैं। शाम 4 बजे तक पश्चिम बंगाल में 70.17% और असम में 62.36% मतदान हो चुका था। इस चरण में पश्चिम बंगाल की 30 और असम की 47 सीटों पर मतदान हो रहा है। पिछले बार के चुनाव में पश्चिम बंगाल की 30 सीटों में से बीजेपी को किसी भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई थी, लेकिन असम में उसने 47 में से 27 सीटें जीती थी। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ा मुकाबला है तो असम में बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन आमने सामने हैं। बंगाल में मतदान के दौरान कई जगहों से छिटपुट हिंसा की घटनाओं की खबर है। पश्चिमी मिदनापुर जिले के सालबोनी में एक मतदान केंद्र पर सीपीआईएम और बीजेपी के समर्थकों के बीच झड़प हुई है। इसके अलावा पश्चिमी मिदनापुर के ही मोहनपुर में एक मतदान केंद्र पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। टीएमसी ने पहले चरण के मतदान के दौरान गड़बड़ी करने का भी आरोप लगाया है। हाल ही में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी की कार पर हमला किए जाने का आरोप बीजेपी ने लगाया है। पश्चिमी मेदिनीपुर में बीजेपी के कार्यकर्ता की लाश मिली है तो सालतोड़ो में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमले की खबर सामने आई है। छात्रा से बलात्कार के मामले में अभियुक्त पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को लखनऊ की एमपी एमएलए अदालत ने दोष मुक्त कर दिया है। पीड़िता शाहजहांपुर के स्वामी सुखदेवानंद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में कानून की छात्रा थी। स्वामी चिन्मयानंद इस कॉलेज की प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हैं। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि चिन्मयानंद ने 1 साल तक उसका बलात्कार किया था। पीड़िता और उसके परिवार की ओर से आरोप लगाया गया था कि चिन्मयानंद के सियासी रसूख के कारण पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी और इसमें जानबूझकर देरी भी की जा रही थी। पीड़िता ने आत्मदाह की चेतावनी दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया था और यूपी पुलिस ने चिन्मयानंद को गिरफ्तार किया था। पीड़िता ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले में मदद मांगी थी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को कहा है कि एयर इंडिया का 100% विनिवेश होगा और उसे कोई नया ठिकाना ढूंढना होगा। उन्होंने कहा कि खरीदारों को बोली लगाने के लिए 64 दिन का समय दिया गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में उन्होंने कहा कि एयर इंडिया फर्स्ट क्लास रेटेड संपत्ति है, लेकिन इस पर 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और हमें उसे साफ करना है। भारत में कोरोना की एक और वैक्सीन कोवोवैक्स का ट्रायल शुरू हो चुका है। इसका ट्रायल भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सहयोग से किया जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ने अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स के साथ इसकी वैक्सीन कोवोवैक्स के लिए करार किया है। यदि इस वैक्सीन को इस्तेमाल की मंजूरी मिलती है तो सीरम इंस्टीट्यूट के पास ये दूसरी वैक्सीन होगी जिसका वह उत्पादन करेगा। सीरम इंस्टीट्यूट पहले से ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका कंपनी द्वारा विकसित की गई कोविशील्ड नाम की वैक्सीन का उत्पादन कर रहा है और दुनिया भर के देशों में इसको भेजा जा रहा है। भारत में फिलहाल 2 वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी मिली है और इन दोनों का ही इस्तेमाल किया जा रहा है।
एक स्थानीय अदालत ने साल 2013 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश राणा और विधायक संगीत सोम सहित 6 लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने की सहमति दे दी है। इन पर आरोप है कि इन्होंने 7 सितंबर 2013 को मुजफ्फरनगर के नंगला मंडोर गांव के इंटर कॉलेज में हुई जाट महापंचायत में भड़काऊ भाषण दिए थे। इनके खिलाफ ये मुकदमा शिखेड़ा पुलिस थाने के SHO चरण सिंह यादव ने दर्ज कराया था। मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद हुए 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त सफलता मिली थी और हिंदू मतों के ध्रुवीकरण के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का सफाया हो गया था। कोरोना एक बार फिर से डरा रहा है। देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। संक्रमण को रोकने के लिए कुछ शहरों में फिर से लॉकडाउन लगाया गया है। दिल्ली में भी बीते कुछ दिनों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं और लॉकडाउन लगाने की अटकलें चल रही हैं। लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली में फिलहाल लॉकडाउन लगने की कोई संभावना नहीं है और लॉकडाउन इस समस्या का समाधान नहीं है। 23 मार्च से ब्लॉक हुई स्वेज नहर के कारण भारत की शिपिंग लाइन खासी प्रभावित हो रही है। नहर के उत्तर और दक्षिण की ओर 200 जहाज फंसे हुए हैं और कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में ये आंकड़ा 350 तक पहुंच सकता है। इस संकट के कारण समुद्र में दोनों ही ओर लंबा जाम लग गया है। सैकड़ों की संख्या में जहाज और तेल टैंकर फंसे हुए हैं। इस वजह से क्रूड में उछाल देखने को मिल रहा है और इसमें करीब 3% की तेजी आई है। केंद्र सरकार ने इस मुश्किल हालात को संभालने के लिए 4 सूत्री कार्यक्रम बनाया है। शिवसेना सांसद संजय राउत के बयान पर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि शिवसेना तो यूपीए का हिस्सा ही नहीं है। उनके मुताबिक ये चर्चा का विषय ही नहीं है। संजय राउत लंबे वक्त से एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार को यूपीए का अध्यक्ष बनाने की हिमायत करते आ रहे हैं। राउत कह चुके हैं कि शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता यूपीए की अगुवाई करें और अगर ऐसा होता है तो कई दल इससे जुड़ेंगे। लेकिन राउत की ये मांग कांग्रेस नेताओं को रास नहीं आ रही। शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी यूपीए पर सवाल उठाए गए थे। शिवसेना ने कहा था कि यूपीए को देखकर ऐसा लगता है कि ये एक एनजीओ है। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में ऑफिशियल सीक्रेट रिपोर्ट लीक हुई थी जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट का मामला सामने आया था। इस रिपोर्ट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ठाकरे सरकार पर हमलावर हैं। अब सामने आई जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक रिपोर्ट भेजी है जिसमें पूर्व इंटेलिजेंस कमिश्नर रश्मि शुक्ला द्वारा मंत्रियों विधायकों के फोन बगैर इजाजत के टैप किए जाने को बड़ा अपराध बताया गया है। कुंटे ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि रश्मि शुक्ला ने इंडिया टेलीग्राम एक्ट के तहत फोन टैप करने की इजाजत सरकार से मांगी थी, लेकिन इंडिया टेलीग्राम एक्ट के तहत सिर्फ देश विरोधी गतिविधियों के दौरान ही फोन कॉल टैप किए जा सकते हैं। ऐसे में रश्मि शुक्ला ने फोन टैप करके गुनाह किया है और निजता का हनन किया है। कुंटे ने लिखा है कि रश्मि शुक्ला ने उनसे और गृह मंत्री अनिल देशमुख से मुलाकात की है और बगैर इजाजत प्राइवेट लोगों के फोन टैप करने के लिए अपनी गलती के लिए माफी मांगी है। कोरोना संक्रमण के आंकड़ों ने देश भर के लोगों को फिर से परेशान कर दिया है। बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 62,336 मामले सामने आए हैं, जो पिछले साल 17 अक्टूबर के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस दौरान 289 लोगों की मौत हुई है और ये 30 दिसंबर के बाद सबसे ज्यादा है। बीते 24 घंटों में एक्टिव मामलों में भी जबरदस्त उछाल आया है और एक ही दिन में 32,000 मामले बढ़ गए हैं। कुल एक्टिव मामलों का आंकड़ा 4.5 लाख से ज्यादा हो गया है। कोरोना संक्रमण के मामलों का यह आंकड़ा अचानक 40 से 50 और फिर 60,000 तक पहुंच गया है। कई राज्यों में कोरोना के कई नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं और इसके बाद से ही सरकार के साथ ही आम लोग भी परेशान हैं। मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का दर्द सामने आया है। रावत ने एक कार्यक्रम में अपनी तुलना अभिमन्यु से कर डाली। रावत ने कहा कि जब अभिमन्यु को कौरवों के द्वारा छल कपट से मारा जाता है तो मां द्रौपदी शोक नहीं करती है।
वो हाथ खड़े करके कहती है कि इसका प्रतिकार करो पांडवों। अपने कार्यकाल के 4 साल पूरा होने से महज 9 दिन पहले हटाए गए त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत को इस पद पर बैठाया गया है, जो अपने बयानों के लिए बीते कुछ दिनों में काफी सुर्खियां बटोर चुके हैं। अभी तक की खबरों के लिए बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।